यस आप दोनों में से कोई है जो बता सकते हो द फर्स्ट प्रोग्रामर? सी का तो बात छोड़ देते हैं, अगर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का हिस्ट्री तक जाते हैं, हु वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर? प्रोग्रामर सर, मुझे इतना याद है वो AT&T लैब से थे, मुझे नाम याद नहीं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है आज के ज़माने में, तो यू मस्ट बी नोइंग कि हु वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर, एटलीस्ट इन दैट पर्सपेक्टिव। Yes sir, we must know मैंने it. स्क्रीन शेयर किया, इज दैट विजिबल? Yes sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। आप लोगों ने डेफिनेटली ये नाम सुना होगा, आई हैव रिटन इट ओवर हियर। लेडी एडा लवलेस, Okay. हैव यू हर्ड दिस नेम? नो सर, अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं सुना है। Okay, you might then heard about this name, Yes sir, Charles Babbage. Charles Babbage, Yes sir. isn't it? So she was the person who first created current generation's computer, जो architecture जो हम लोग जिस पे आज कंप्यूटर को प्लेस करते हैं, so he was the first person who created that architecture, the framework, the real life computer। और उस कंप्यूटर पे जो फर्स्ट प्रोग्रामर थे वो थी द लेडी एडा लवलेस, ठीक है। सो शी वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर। अब आते प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात करने के लिए। तो जैसा कि अभी आपने बताया, देन प्रेरणा प्रिया, आप बताइए कुछ Yes sir. बातों को सी प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से। हाँ सर, जैसा खुशी ने बताया, डेनिस रिची ने डेवलप किया था सी प्रोग्रामिंग एट द AT&T लैब्स इन आई थिंक 1976। एंड ये सबसे पुराना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। और तो लोगों को मतलब ये बेसिक्स के लिए ये काफ़ी अच्छा था और यही सबसे ज़्यादा कह सकती हूँ पोर्टेबल भी ये था। और इसके फीचर्स और क्या बता सकती हूँ मैं, लाइक ये इसकी स्पीड भी काफ़ी फास्ट थी सर। ओके, सो आई एम राइटिंग डाउन द पॉइंट्स जो आपने मेंशन किया है। स्पीड, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम गैदर कर पाए। I'll counter your answer, क्योंकि जहाँ पे सही नहीं है वहाँ पे बताएंगे। सबसे पुराना लैंग्वेज, सो नो, सी इज नॉट द सबसे पुराना, द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। सी से पहले भी कुछ लैंग्वेज आया था, एंड दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड द टुडेज इंट्रोडक्टरी क्लास फ्रॉम हियर इटसेल्फ, बिकॉज कुछ चीज़ों को हम लोग को मतलब आई थिंक अगर हम लोग BCA MCA BTech अगर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, तो हम लोग एटलीस्ट हिस्ट्री पता होना चाहिए। सो हिस्ट्री ऐसा है, I think we all are familiar with the history and generations of computers। 5 जनरेशन होते हैं, you all might be familiar। फर्स्ट जनरेशन में हम लोग ने वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया था, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में फिर हम लोगों ने ट्रांजिस्टर्स इंट्रोड्यूस किया, एंड थर्ड जनरेशन में क्या था? एनी आइडिया, एनीवन, एनी गेसेस? There are 5 generations of computer, yeah, exactly sir. isn't it? So फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास जो कंप्यूटर था उसमें हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्डवेयर यूज करते थे दैट वाज वैक्यूम ट्यूब। इट हैज इट्स ओन डीमेरिट, तो उसको रिकवर या अपग्रेड कर दिया हम लोगों ने सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में, एंड वी रिमूव्ड वैक्यूम ट्यूब्स एंड रिप्लेस देम विथ ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स आया, उसके बाद सेकेंड जनरेशन के बाद वी मूव्ड ऑन टू थर्ड जनरेशन, जहाँ पे अगेन हार्डवेयर चेंजेस आए। वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिस्टर्स के बाद जो हमारे पास है दैट वाज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी चिप्स जिसको बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आया, देन फोर्थ जनरेशन में हमारे पास आया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, देन वी हैड द VLSI डिजाइन, एंड फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास है नैनो स्केल एंड अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेशन, ULSI एंड
नैनो स्केल इंटीग्रेशन, जहाँ पे हम लोग नैनो चिप्स डेवलप कर पाते हैं, एंड ऑल दोज स्टफ्स आर गोइंग ऑन इन दीज जनरेशंस. इनफैक्ट currently we are also in fifth generation काफी extended हो गया है. अब तो AI ML रोबोटिक्स ये सारे चीज इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं. सो ये जो हम लोग जनरेशन कभी भी पढ़े हैं, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, जहां पे भी हम लोग को बताया गया है, आई थिंक एवरी वन ऑफ अस इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हम लोग को ऐसा ही बताया गया है कि ये वैक्यूम ट्यूब था, ट्रांजिस्टर था, यही हार्डवेयर स्पेसिफिक चेंजेस बताए गए, isn't it? But none of our teachers or any book specifically has ever taught us कि अगर हार्डवेयर में चेंजेस आए तो प्रोग्रामिंग में क्या चेंजेस आए. What were the programming languages used in all these five generations? Nobody of us is having any such clue, isn't it? क्या हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग? नो सर, कभी नहीं पढ़ा. हाँ, तो इस पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने कभी सोचा नहीं. टीचर्स ने दिखा दिया, कॉपी में लिख दिया, हम लोग लिख के बिल्कुल. चले आए. नाउ इज द टाइम दैट हम लोग को ये सब चीज भी थोड़ा सा जानना चाहिए, बिकॉज मास्टर्स आप कर रहे हो, कभी ना कभी आप किसी न किसी को पढ़ाओगे, सो आपको भी उतना ही लेवल पे प्रिपरेशन होना चाहिए कि हिस्ट्री से शुरू करके बताएं, ताकि बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आए. ओके, सो ये सबसे पुराना लैंग्वेज जो इस बात को उठाया गया, इसी को हम काउंटर करने के लिए बता रहे हैं. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कैटेगराइज द होल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हिस्ट्री इनटू 4 जनरेशंस और 4 कैटेगरीज. ठीक है, आप इसको हर जनरेशन के वाइज, जनरेशन के बेसिस पे आप इसको डाल सकते हो, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्पेसिफाई देम कि ये फर्स्ट जनरेशन का था या सेकेंड जनरेशन का था. द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वी हैड वाज monolithic programming. ओके, आई फियर आप लोगों में से शायद किसी ने नाम सुना होगा, मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग. इसको डिकोड करते हैं, ये है क्या. मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, वन, है ना. केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं मोनोलिथिक कार्बन या समथिंग लाइक दैट. मोनो मीन्स सिंगल, लिथिक यहाँ पे बताता है लाइन्स. ठीक है, तो सिंगल लाइन प्रोग्रामिंग, सो एनी सच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहां पे आप बेसिक एक ऑपरेशन या एक बेसिक सा प्रोसेस सिंगल लाइन प्रोग्राम बना करके एग्जीक्यूट कर सकते थे, दैट केम टू नोन एज मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग. क्लियर है कॉन्सेप्ट बोथ ऑफ यू? यस सर. ओके, खुशी, आर यू देयर? यस सर. ओके, सो मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग हो गया. देन उसके बाद क्या हो गया, इसको हम अगर हम जनरेशन के साथ अगर जोड़ते हैं, सी ये 5 जनरेशन क्यों बनाया गया, क्या था ऐसा. तो एवरीबडी ऑफ अस नो दैट पहला जनरेशन में जो प्रोग्राम कंप्यूटर्स हुआ करते थे, वो एक रूम के से भी बड़े होते थे, काफी लेथार्जिक होते थे, स्लो होते थे, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते थे. तो जितना मेरिट था उससे कई ज्यादा डिमेरिट था. उस पर हम लोग सिंपल 2+3 ऑपरेशन करते तो कई वक्त लगा देता था इसका रिजल्ट देने में, और इसी प्रोसेस करने में इतना हीट जनरेट कर देता था कि हम लोग को एक प्रोसेस के बाद उस सिस्टम को छोड़ना पड़ता था कूल डाउन होने के लिए. अगेन इस बीच में इस ऑपरेशन में क्योंकि उसमें मैकेनिकल डिवाइसेस ज्यादा लगे थे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ज्यादा लगे थे, तो वो ओवर हीटिंग के चलते वैक्यूम ट्यूब जो था वो फ्यूज कर जाता था. तो उसमें मेरिट कम था, डिमेरिट ज्यादा थे. तो इसको ओवरकम करने के लिए दे रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स, लार्जर नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स विथ ट्रांजिस्टर्स. अगेन ट्रांजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके चलते हमारा प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गया, और जहां पे एक काम को 5 वैक्यूम ट्यूब करते थे उसको एक अकेला ट्रांजिस्टर कर पाता था. सो अ लार्जर नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स could be replaced by single or couple of transistors. इससे क्या हो गया, हमारा कंप्यूटर का जो साइज एक रूम से बड़ा हुआ करता था वो कंसिडरेबली छोटा होता चला गया. डेवलपर्स ने ये और चीज देखा क्या, जैसे ही ट्रांजिस्टर्स लगा दिए हैं या नया हार्डवेयर इक्विपमेंट लगाए हैं, तो तुम्हारे कंप्यूटर का प्रोसेसिंग का पावर बढ़ गया है. So transistor was much more capable as compared to vacuum tube to take complicated instructions और उनको लेकर के प्रोसेस कर पाता. So इस पर्सपेक्टिव से स्पीड बढ़ गया. अगेन स्पीड बढ़ गया, कॉम्प्लिकेशंस
का लेवल बढ़ गया कि आप और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. सो वी रिक्वायर फ्यू मोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो monolithic programming was insufficient. They used structural या structured programming. Okay, structural or structured programming. So structured programming जब आया, so we had as a programmer, the developers also had the possibility कि हम लोग चलो कुछ और complicated mathematical problems को डालते हैं. Let's say for physics के equations को solve करना, या algebraic equations डाल करके देखना, quadratic equations डाल करके देखना, तो ये सब चीजों में सक्सेसफुल हो पाए. बट अगेन एज द नीड एंड डिमांड ग्रीव अप फर्दर, ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स भी बहुत ज्यादा पावरफुल या केपेबल नहीं थे. बिकॉज उस जमाने में एक प्रॉब्लम क्या था कि डेवलपर्स तो बहुत लोग थे, बहुत लोग मतलब उस जमाने की पॉपुलेशन के हिसाब से काफी लोग थे, लेकिन उनमें कुछ यूनिटी नहीं था. एक कॉमन फैक्टर होता जिसके बेसिस पे ये जज किया जाता, या सभी कोई एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर के काम कर रहे होते, वैसा कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं था. तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हुआ क्या, एक यूनिफॉर्मिटी, एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक प्रोसीजर बनाया गया. सो थर्ड कैटेगरी इज ऑफ POP, that is procedural oriented programming. I believe you both of you might have heard this term, POP. Yes, sir. Yes, sir. Procedural oriented programming. It became quite a successful thing. और procedural oriented programming में जो हमारा सबसे सक्सेसफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, that is C. So अगर अब ये बात यहाँ तक अगर समझ में आई है, then प्रिया, आप इस बात से सहमत होगे कि C is not the oldest language? या श्योर सर. आज तक किसी ने बताया ही, जितना पढ़ा था बस वही, इतना हिस्ट्री पता ही नहीं था सर. हाँ, तो रीजन ये है ना, क्योंकि हम लोग हमेशा C से पढ़ाना शुरू करते हैं. सो जो पहली बार पढ़ रहा है वो इस चीज को बिलीव कर लेता है कि यही सबसे पहला लैंग्वेज रहा होगा. बट अगेन अगर हम थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्पेसिफिक आ जाए, यू माइट हैव हर्ड द नेम्स कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल, बेसिक. यस सर. इस स्कूलिंग लेवल पे हम लोग, तो ये सब तो सारे C से पहले आए थे जी. किसी ने सोचा नहीं. ठीक है. अगेन कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसका एक्सटेंशन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना, दैट इज BCPL, बेसिक कॉमन या बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और इसके बाद हमारे पास B भी आया था. देन वी हैड C. ठीक है. बट द थिंग इज दैट एज यू मेंशन कि ये काफी पॉपुलर लैंग्वेज बना. यस, दैट इज व्हाई द पॉपुलैरिटी लेड इट टू कि हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज बन के निकला है. और इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे रीजन क्या था वो समझ लेते हैं. रीजन ये था जो अभी मैंने बोला कि यूनिफॉर्मिटी नहीं था. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तरह तरह के बन जा रहे थे. हर एक नया डेवलपर नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना ले रहा था. एक छोटे से प्रॉब्लम के लिए नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये लोग सोच लेते थे. तो लोगों ने सोचा कि ऐसे तो हजार लोग हजार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना करके ले आएंगे एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, तो ये फिजिबल सॉल्यूशन हमारे लिए नहीं रहेगा. तो इस चीज को सॉल्व करने का तरीका क्या था, एक कमिटी बैठाई गई कि ओके हम लोगों से लोग मिल करके कुछ लोग कमिटी एक बनाते हैं, और ये कमिटी क्या करेगा, अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करेगा कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, और उसका लॉजिक डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए. मतलब क्या, एक प्रोग्राम जब आप लिखते हो तो उसका एक फ्लो ऑफ सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम से भी डिपिक्ट करते हैं. तो उस एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के पर्सपेक्टिव से आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ्लो क्या होगा ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, ताकि जो भी डेवलपर आए इसी रूल रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव से काम करे. हो सकता है जो काम को करने का लॉजिक प्रेरणा प्रिया आप लगा रही होगी वाइल लूप से, हो सकता है खुशी उसको डू वाइल से कर रही होगी, हो सकता है उसी चीज को हम फॉर लूप से कर रहे होंगे. अल्टीमेटली लेकिन तीनों का टारगेट एक ही रहा होगा, टू अटेन द करेक्ट आंसर. तो लॉजिक में आप वेरिएशन ला सकते हो, बट अगेन योर वाइल लूप, खुशी का डू वाइल लूप और मेरा फॉर लूप, दैट हैज टू बी अंडर अ स्पेसिफिक सिंटैक्स जो हम लोगों को बताया जाता है. क्या आप उस सिंटैक्स को चेंज कर सकते हो? नो.
isn't it? आप इन तीनों में से कोई एक लूप यूज कर सकते हो, यू हैव द फ्रीडम, बट यू कैन नॉट चेंज द सिंटैक्स, द रूल, द फॉर्मेट ऑफ दोज लूप्स। तो यही जो सिंटैक्स बनाया गया वो इसी जनरेशन में हुआ या इसी एरा में हुआ, और उसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ सी को। तो सी का एक वर्जन आता है, ठीक है, सी का एक वर्जन आता है, जस्ट राइटिंग इट डाउन, ANSI, ANSI। अगेन हम लोग जो कंपाइलर यूज करते हैं वो बोरलैंड सी आता था, या टर्बो C++ कंपाइलर आता है, जो कि सबसे फेमस है, और उसी पे शायद हम लोग को BCA BTech लेवल पे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सिखाया जाता है। Nowadays we have a lot of what we say compilers, the IDEs like VS Code Editor is there, Visual Studio is there, C Free is there, ठीक है। बट जो सबसे कॉमन, जब सबसे पॉपुलर उस जमाने का रहा, दैट वाज ANSI। नाउ ANSI क्या है, ठीक है ना, ANSI भी कुछ होगा, उसका फुल फॉर्म कुछ होगा। प्लीज आप लोग थोड़ा गूगल करके बताइए मुझे, लेट्स सी यू ऑल आर एक्टिव और नॉट। So anyone from both of you expecting an answer? What is the full form of ANSI? ANSI. So NCC also known as C89 or C90. But ANSI का full form क्या है? refers to the full form American National Standards Institute. Exactly, American National Standards Institute. तो मैंने जो बात बोला ना कि कमेटी एक बनी थी और उन लोगों ने ये बनाया, तो वो इंस्टीट्यूट एक बनाई, फॉर्म किए थे, दैट केम टू नोन एज ANSI, ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग फिजिक्स जब पढ़ते थे 9th-10th में, तो वहां पे क्या होता था, SI यूनिट था, MKS यूनिट था, CGS यूनिट था, इजंट इट? तो उसी तरह से सी प्रोग्रामिंग या लैंग्वेज स्पेसिफिकली भी हम लोग को एक फॉर्मेट बनाना था, एक स्टैंडर्डाइज वर्जन बनाना था। तो उन लोगों ने क्या किया, सबके तरफ से जो सजेशंस आया उसको मिला करके जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन बन सकता था, उसको उन लोगों ने ANSI का नाम दे दिया। सो अभी के टाइम में जो हम लोग पढ़ते हैं, इफ यू आर अवेयर, आपको जरा सा भी अगर थोड़ा सा याद होगा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं। एक सेकंड प्लीज होल्ड ऑन कीजिए आप लोग। ओके, या सो ये 32 कीवर्ड्स कौन डिसाइड किया? यही कम्युनिटी डिसाइड किया, इसी ग्रुप ने डिसाइड किया कि 32 कीवर्ड्स होंगे और इनको हम लोग लेकर के चलेंगे। अगेन ये 32 कीवर्ड्स जो थे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से बढ़े या घटे, जैसे C++ में ये 32 को डबल अप करके 64 कर दिया गया, और फिर उसके बाद जब जावा आया उसमें उस 64 को घटा करके 48 से 53 तक कर दिया गया। उसके पीछे रीजन हम दो नाम क्यों बोल रहे हैं, 48 एंड 53, ठीक है। देन फिर अगेन पाइथन जब आया तो उसमें अगेन नंबर ऑफ कीवर्ड्स बढ़ गए घट गए, दैट हैज टू बी सीन, आई एम नॉट श्योर अभी एग्जैक्टली कितना है। ओके, सो ये स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, जो रूल्स बना दिए गए हैं, हमको बस उस रूल्स को फॉलो करना है। सो इस के बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर पाए हैं कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाज देयर, जो कि थर्ड जनरेशन या थर्ड कैटेगरी में आया, एंड फोर्थ जनरेशन में क्या आया है, कोई बता सकते हैं? या फोर्थ कैटेगरी का क्या रहा होगा? अगर थर्ड कैटेगरी POP था, so what was our fourth Sir, category? maybe it object oriented programming. Oops. It's not maybe, it's exactly OOP. Okay. So you're absolutely correct. It's OOP, object oriented programming.
नाउ बिफोर वी गो अहेड, अगर इस चीज को बात करके हम इसको कंक्लूड कर ही देते हैं कि पीओपी से ओओपी क्यों आया। ओके आपने जैसा बताया सी अपने एरा का, अपने जमाने का बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही सक्सेसफुल और एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। उस जमाने के हिसाब से सी वॉज अ वेरी सक्सेसफुल एंड फ्यूचर ओरिएंटेड लैंग्वेज था। मतलब आप काफी जमानों तक सी को यूज करते हुए आए सक्सेसफुली। देयर वाज नो प्रॉब्लम एज सच कि कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते थे। देन केम एन एरा जहाँ पे इंटरनेट दुनिया में आया, और इंटरनेट जब आया तो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस चाहिए थे। इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा को फ्लो कराना था ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क पे डेटा फ्लो करा रहे हो, या फिर इनफैक्ट अगर आप लैन के थ्रू भी एक ऑफिस में बैठ करके हम 4-5 लोग अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं, या एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें डेटा का जो फ्लो या मूवमेंट होगा, डेटा का मतलब आप अभी रैंडम नंबर्स ही इमेजिन कर लो। ओके चाहे वो तुम्हारा एज हो, या डेट ऑफ बर्थ हो, या फोन नंबर हो, वॉट एवर नंबर स्पेसिफिकली यू वांट टू थिंक अबाउट, यू कैन टेक इट। तो उन नंबर्स को स्पेसिफाई करके या उन डेटा को फ्लो कराना था फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन। इसके पर्सपेक्टिव से ओवर द नेटवर्क डेटा जो फ्लो हो रहा है उसका सिक्योरिटी कुछ नहीं था। सो सी प्रोग्रामिंग एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज always concentrated on one thing, that is कि प्रोग्राम हम कुछ भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ हो, उसको अचीव करने के लिए हमको आउटपुट जनरेट करने के लिए कुछ भी तरीका अपनाना पड़े जो कि उसके फ्रेमवर्क को, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्पेसिफाई करता हो, हम उस पर सॉल्व कर जाएंगे। सो द अल्टीमेट आइडिया वाज टू गेट द आउटपुट डन। उसके चलते आपके डेटा पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसका सिक्योरिटी है भी या नहीं, किस लेवल तक का सिक्योरिटी है, इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर ये बात आप लोगों को नहीं समझ में आ रही तो आई ट्राई टू गिव अ रियल लाइफ एग्जांपल। सभी के पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड का जो हमारा जो नंबर है 12 डिजिट या 10 डिजिट का, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। वाई सो? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास, एक सेकंड जस्ट होल्ड ऑन, आई हैव टू रिचार्ज, नहीं तो अदर वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। Yes, sir. ओके सो क्या बोले थे हम भूल भी गए, सॉरी, कुड यू प्लीज रिकॉल एनीवन? आधार कार्ड का नंबर हाँ। कैसे? थैंक यू सो मच। या सो आधार कार्ड का नंबर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमारा वहाँ पे बसा हुआ है, चाहे वो तुम्हारा घर का एड्रेस हो, फोन नंबर हो, या बैंक प्रॉपर्टी डिटेल्स, वॉट एवर इट मे बी, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ईच एंड एवरी डिटेल कैन बी ट्रेस्ड आउट फ्रॉम दैट वन इंडिविजुअल आधार कार्ड नंबर। अभी जब कोविड का सिचुएशन आया, अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ, 2 साल तक लोग फंसे रहे, तो उसका वैक्सीनेशन के लिए एक इंटरफेस बनाया गया, वेबसाइट बनाया गया, जहां से हम लोग अपना आधार कार्ड के थ्रू या फोन नंबर के थ्रू वैक्सीनेशन को रजिस्टर कर सकते थे। इजंट इट? यही प्रोसेस था। Yes, sir. सो एक गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बना दिया रातों रात, और हम लोग को बोला कि वहां पे आप अपना आधार कार्ड और फोन नंबर डालो, ओटीपी आएगा, उसके थ्रू आप रजिस्टर करो वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए। बिना कुछ सोचे समझे हम लोग कि वेदर वो ऑफिशियल वेबसाइट है, कितने हद तक सिक्योर है, नहीं है,
मेरा डेटा यहाँ से लीक होगा या नहीं होगा, कहाँ कहाँ तक जाता है ये डेटा, ठीक है। फिर वैक्सीनेशन सेंटर जाते थे, वो आधार कार्ड मांगता होगा, कहीं ना कहीं जीरोक्स मांगता था। तो ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक महामारी के टाइम में पब्लिक डोमेन में ऐसे ही लीक होता चला गया। अब हम लोग चलो आम आदमी है, हमारे पास उतना बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी शायद नहीं है, या कोई सेंसिटिव गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन हम लोग विथहेल्ड नहीं करते हैं, तो हम लोगों को कोई चिंता नहीं है कि हमारे आधार कार्ड नंबर ले कोई करेगा ही क्या। सो वी आर काइंड ऑफ केयरलेस। बट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ सिटीजन ऑफ वेरी डेवलपिंग नेशन, वी मस्ट बी अवेयर अबाउट कि इसके चलते इश्यूज क्या आ सकते हैं। सो देयर कैन बी टेक्निकल इश्यूज, एंड हम लोग जैसे टेक्निकल लाइन को बिलोंग करते हैं, सो वी मस्ट बी फेमिलियर अबाउट दीज थिंग्स। इसको लेकर किसी ने केस कर दिया कि हम होटल पे रहने जाते हैं तो हमको वहाँ पे आधार कार्ड का जीरोक्स क्यों मांगता है, ये तो मेरा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, उसको क्यों आधार कार्ड चाहिए। हम आधार कार्ड का फोटो दे देंगे बट हम उसमें नंबर नहीं देंगे अपना। तो इसको किसी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आधार कार्ड वालों को या होटल वालों को, एक डायरेक्टिव आया क्या कि ओके ठीक है, एक मास्क्ड आधार कार्ड आता है जहाँ पे आपका बीच का 6-7 डिजिट जो है उसको स्टार 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 कर दिया जाता है। तो शुरू के 4 डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट ऐसे करके कुछ कॉम्बिनेशन से विजिबल है। अंदर का बाकी सारा जो डिजिट्स होता है आपका 8 डिजिट या 6 डिजिट जो भी, वो क्या रहता है हम लोगों का, वो मास्क रहता है, स्टार्ड रहता है, ताकि उसको देख नहीं सके कोई। तो जब तक हम अपना पूरा आधार कार्ड नंबर किसी को नहीं देते अपने से, वो जीरोक्स लेकर के कुछ कर नहीं पाएगा। यू ऑल माइट बी अवेयर, आप लोग इसको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, मास्क आधार कार्ड। सो नेक्स्ट टाइम आपको कहीं पे भी मांगे जहाँ पे ऑफिशियल यूज से नहीं चाहिए, आप ऐसे भी दे करके अपना काम करवा सकते हो। ट्राई टू गिव मास्क आधार कार्ड नंबर एज मुझे नहीं जीरोक्स। पता था। हाँ, सो अच्छा हुआ आज थैंकफुली थैंक यू। हम लोग ये क्लास कर रहे हैं जिसके चलते पता चल गया। बिल्कुल हाँ, सर, थैंक यू okay. सो मच। तो आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट जाकर के थोड़ा देख लेना, मास्क आधार कार्ड, MASKED, मास्क आधार कार्ड क्या है, श्योर तो सर, श्योर। information, right? So see, the idea is to not to reveal as much information as possible, reveal as minimum information as possible। इतना सिक्योर्ड रख लो अपने इंफॉर्मेशन डेटा को। डेफिनेटली आज अगर मैं भी आपसे आपका फोन नंबर मांगू, you'd be hesitant कि फर्स्ट डे हम पहचानते नहीं, कभी मिले नहीं, कभी देखे नहीं, क्यों नंबर दें हम। डेफिनेटली हमसे भी कोई मांगेगा, आई विल बी हेजिटेंट कि हम नहीं पहचानते, हम क्यों कैसे राह चलते किसी को भी दे दें। वंस आई गेट टू होल्ड कि चलो ठीक है, अभी क्या है, हम लोग आप और हम लोग मिल रहे हैं एक कॉमन चैनल के थ्रू, है ना, एक ऑथराइज चैनल के थ्रू, दैट इज GITS। सो इसको हम भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आप भी पहचान रहे हो, वी बोथ ट्रस्ट दिस GITS। इसके बेसिस पे हम लोग नंबर एक्सचेंज कर लेंगे, ईमेल आईडी एक्सचेंज कर सकते हैं। बट अगर ऐसे ही रैंडमली कोई आपको कॉल कर दे और बोले कि आप अपना कुछ डिटेल्स बता दो, घर का एड्रेस बता दो, डेफिनेटली विल नेवर ट्रस्ट दैट गाय। ओके ओके, सो या, तो इस टाइम में क्या हो गया, इंफॉर्मेशन OTP तो सबको चाहिए था, तो आधार कार्ड का डिटेल मैंडेटरी था देने के लिए, अदरवाइज हमको वैक्सीनेशन नहीं हो पाता, तो हम लोगों ने दे दिया जाने अनजाने। बाद में रियलाइज ये हुआ कि पब्लिक डोमेन से या हमारे कई लाख कस्टमर्स का आधार कार्ड इंफॉर्मेशन लीक हो गया। आप किसी रेप्यूटेड कंपनी में काम करोगे, वहां पे आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स बनेगा, आधार कार्ड डिटेल्स मांगेगा, फोन नंबर मांगेगा। सो दे विल कीप दोस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन सम डोमेन, या कहीं अपने रखेंगे रेपोजिटरी में, डेटाबेस में। इमेजिन करो अगर इंटरनल से कोई आदमी जो डेटाबेस मैनेज करता होगा, DB एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो उस इंफॉर्मेशन को उठा करके बेच दे मार्केट में। डेटा इसी तरह से लीक होता है ना, कोई बेच देता है। तो चलो हम लोग तो आम आदमी है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लड़कियों को प्रॉब्लम होता है, लोग फोन करके हरास करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट केस में यही करोगे, 1-2 दिन ब्लॉक करोगे, फिर भी अगर काम नहीं बनेगा तो आप अपना ही फोन नंबर चेंज कर लोगे परेशान होकर के। अनफॉर्चुनेट, सो सॉरी टू से दैट। बट ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है कि मैंने अपना फोन नंबर चेंज कर लिया, बिकॉज आपका फोन नंबर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम में। आपका आधार कार्ड उस फोन नंबर पे रजिस्टर्ड होगा, आपका कई सारे एप्लीकेशंस उस नंबर पे रजिस्टर्ड होगा। सो यू डोंट वांट टू गिव अप दैट 10 डिजिट फोन नंबर, इजंट इट? दैट इज द इम्पोर्टेंस। सो किसी एक के मस्ती मजाक या किसी एक के कुछ चक्कर में हम लोग अपना फोन नंबर या अपना इंफॉर्मेशन क्यों चेंज करें? व्हाई नॉट दैट गाय मस्ट सफर?
सो यहाँ पे सेंसिटिविटी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और ये सेंसिटिविटी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं था। गेटिंग माई पॉइंट, हम क्या चीज बोलना चाह रहे थे? जी बिल्कुल सही। ठीक है, तो डेटा का सिक्योरिटी जो था वो चीज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सक्सेसफुली नहीं था। इसका अल्टीमेट एम क्या था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का? जस्ट टू गेट टू द आंसर एनी हाउ। ठीक है, आपका डेटा के साथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, कोई मॉडिफाई कर दे रहा है आउटर सोर्स या कुछ भी, उस पे ध्यान नहीं देता था, या उसके पास वो प्रिविलेज था ही नहीं। तो लोगों ने बोला उस जमाने के डेवलपर्स ने, चलो नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना लेते हैं, एंड दे स्टार्टेड बिल्डिंग अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्टिंग से पूरा, कि चलो बनाएंगे। मिडवे दे रियलाइज्ड कि सी एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें इशू नहीं है ये वाला, ये इशू है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। मतलब वो जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है जिसपे सी बना हुआ है, उस कॉन्सेप्ट में इशू है। तो आपको कॉन्सेप्ट हटा के नया कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। मतलब क्या, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को नए पर्सपेक्टिव से देखो, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंस आप जिस चीज को दोगे वो होगा क्या चीज? आपका डेटा। आप अपना प्रोग्राम जो भी सोच रहे हो, जैसे भी सोच रहे हो, यू स्टार्ट बिल्डिंग कीपिंग डेटा एज सिक्योर्ड एज द प्राइमरी टारगेट, और उसके इर्द गिर्द, उसके अराउंड आप प्रोग्राम को बिल्डअप करो, डेवलप करो। सो दे थॉट अबाउट so many options. Finally they come to a conclusion, okay, we'll start with a new paradigm that came to known as object oriented programming or object oriented paradigm, जहां पे आपका अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, प्राइवेसी, प्रिविलेज जो दिया जाता है वो डेटा को दिया जाता है, एंड वी ट्राई टू बिल्ड द एंटायर प्रोग्राम अराउंड द डेटा और द सिक्योरिटी ऑफ डेटा। इसीलिए देखोगे अगर आप C++ या जावा कोई भी पढ़े हो आप में से, यू माइट हैव हर्ड वहां पे एक्सेस स्पेसिफायर्स होता है पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। यस सर। ठीक है, क्या ये कॉन्सेप्ट सी में था? नहीं था। You might have never seen these three terms in C programming language because वो था ही नहीं। तो ये privilege concept आया जहां पे public, private and protected, आप तीन accessibility में से कोई एक चुन सकते हो अपने डेटा के रिगार्डिंग। सो पब्लिक मतलब क्या? पब्लिक डोमेन में आपका डेटा लेट से है, एनीवन एंड एवरीवन कैन एक्सेस इट। प्राइवेट क्या हो गया? आपने थोड़ा उसको प्रोटेक्शन दे दिया। और प्रोटेक्टेड क्या? अगेन अनदर वर्जन ऑफ प्राइवेट, जहां पे आप डेटा को सिक्योरिटी थोड़ा प्रोवाइड करते हो। राइट, आई विल ट्राई टू गिव अ रियल लाइफ एग्जांपल टू दैट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो, आप बाहर खड़े होते हो, ऑटो को हाथ दिखाते हो, ऑल्दो दैट ऑटो वाला डज नॉट रिकॉग्नाइज यू, आपको पहली बार शायद देख रहा हो, बट फिर भी वो हाथ दिखाने पे रोक देता है। भाई, बिकॉज उसको सवारी उठानी है, उसको, उसका काम ही वही है कि राह में जो लोग हैं जो हाथ दिखाते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, हम उसको बैठा करके ले जाएंगे। तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एनीवन एंड एवरीवन इज एक्सेसिंग इट, कोई रिस्ट्रिक्शंस एज सच नहीं है। देन कम्स प्राइवेट। योर हाउस इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। आप अपने घर को प्राइवेट रखे हो, लॉक करके रखते हो घर। कोई गेट नॉक करता है, आप अंदर से देखते हो, इफ यू रिकॉग्नाइज दैट पर्सन, ओके पेरेंट्स आए हैं, घर में काम करने वाले आए हैं, या भाई बहन आए हैं, आप उनको एक्सेस दे देते हो, इजंट इट? आप कुछ पूछते नहीं हो कि पासवर्ड बताओ तब खोलेंगे गेट, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, दे एंटर इनटू योर होम। अगेन एक और ऐसा कैटेगरी है जिसको आपके घर में प्रिविलेज है एक्सेस करने का, दैट इज योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स आते तो पेरेंट्स इंक्वायर नहीं करते कौन हो, क्या है, क्यों आए हो, क्या चाहिए, नहीं। वंस दे रिकॉग्नाइज कि ओके शी इज अ फ्रेंड ऑफ माय डॉटर, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माय सन, तो वो अलाउ कर देते हैं, है ना? ये हो गया। ऑल्दो दैट पर्सन डज नॉट बिलोंग टू योर होम, बट स्टिल ही और शी हैज गॉट द प्रिविलेज, द एक्सेस टू एक्सेस योर होम। तो ये हो गया हम लोग का एक तरह का प्रोटेक्टेड वर्जन, है ना? प्रोटेक्टेड वर्जन है। प्राइवेट क्या है? I'll not give access to anyone or anybody जो इस घर को बिलोंग नहीं करता होगा। या इनफैक्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके घर में आप बैठे हो, स्मार्टफोन आपका रखा हुआ है, बट आपका भाई एक्सेस नहीं कर सकता आपका फोन, आपकी बहन एक्सेस नहीं कर सकती। व्हाई? यू हैव गिवन इट प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ पासवर्ड्स। और क्या आपका पासवर्ड आप अपने भाई बहन के साथ शेयर करते हुए? आई डोंट थिंक सो। कोई है क्या ऐसा? नो सर। नो, है ना? तो अगेन एक ही घर को बिलोंग करते हैं, अपने लोग हैं, भाई बहन है, पेरेंट्स हैं, बट स्टिल वी हैव आवर ओन प्राइवेसी, है ना? और इसके चलते हम लोग
भले अपने फोन में ऐसा कोई भी चीज नहीं है, ठीक है, बट स्टिल वी वांट टू कीप इट एज अ प्राइवेसी, और हम लोग नहीं चाहते कि हमारा भाई बहन कोई एक्सेस करके नेट एक्सेस कर ले या गेम खेलने बैठ जाए या फोटोज देख ले, वॉट एवर इट मे बी, ठीक है। तो वहां पे लोग क्या करते हैं, उसको और प्राइवेट प्रोटेक्टेड कर देते हैं पैटर्न्स या पासवर्ड डाल करके। सो दीज आर द लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी दैट वी आर एडिंग इन आवर डे टू डे लाइव्स। क्लियर है ये चीज? यस सर। Yes. राइट। यहाँ तक में कोई डाउट, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं प्लीज? नो सर, अभी तक तो सारा कुछ क्लियर है। फाइन। नेक्स्ट कम्स द सेकंड पॉइंट जो यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल है, दैट इज पोर्टेबिलिटी। कुड यू प्लीज टेल अस प्रेरणा प्रिया कि पोर्टेबल क्या होता है? एक मिनट। हाँ सब, आप इस तो में कह सकते हैं कि एक्सप्लेन कैसे करूँ। गिव अस एनी रियल लाइफ एग्जांपल। रियल लाइफ एग्जांपल सर, बैठो सॉरी सर, थोड़ा सा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सर पोर्टेबल हम लोग कह सकते हैं जिसको हम लोग इजीली मतलब एक जगह से दूसरी जगह कर सकें। लाइक हमारा सीवी ऐसा था कि उसको हम लोग अगर इस सिस्टम पे ये प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे हैं तो वही प्रोग्रामिंग हम लोग दूसरे सिस्टम पे भी कर सकते थे। तो इस Okay. पोर्टेबल या आपका बच्चा छोटा है, आपने उसे गोदी से उठा करके एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया, दैट इज पोर्टेबिलिटी, इजंट इट? यस सर। है ना। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म्स में आपने बोला कि आप कोडिंग एक सिस्टम पे कर रहे हो, जैसे राइट नाउ हम अपने सिस्टम पे कर रहे हैं, और फिर हम इसी कोड को ले जाकर के किसी दूसरे सिस्टम पे कर लेते हैं, राइट। सो सी प्रोग्रामिंग इज नॉट, सी लैंग्वेज इज नॉट पोर्टेबल, सॉरी टू से दैट। Java came to be the first language that was portable. Okay, अब इसको टेक्निकल टर्म्स पे समझते हैं, पोर्टेबिलिटी या पोर्टेबल वाला जो बात है ये क्या क्या होता है। करेंटली आई एम हैविंग माई लैपटॉप जिसमें विंडोज 11 एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसका कुछ हार्डवेयर आर्किटेक्चर होगा। मैंने अपना प्रोग्राम बनाया, और मैं ये प्रोग्राम लेट्स से मैम को दे देता हूँ, पॉलोमी मैम को, कि मैम आप इसको अपने सिस्टम पे टेस्ट कर लीजिए। नाउ मैम माइट बी हैविंग लेट्स से अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर उनके पास मैकबुक होगा, अ टोटली डिफरेंट आर्किटेक्चर, अ टोटली डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो पूरा सेटअप ही डिफरेंट है। तो वैसे सिनेरियो में जहां पे हम एक आर्किटेक्चर से दूसरे आर्किटेक्चर पे शिफ्ट हो रहे हैं, या इनफैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम लोग माइग्रेट कर रहे हैं, तो इसमें मेरा प्रोग्राम अगर सक्सेसफुली वैसा ही रन कर जाए जैसा कि मेरे सिस्टम पे बन के रन कर रहा था, तो ये पोर्टेबल कहलाएगा। अदरवाइज माय एप्लीकेशन और माय लैंग्वेज इज नॉट पोर्टेबल, राइट। ये इशू आता था। जावा इस चीज को गेन क्यों किया है उसके बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसका जेवीएम था, किसी भी सिस्टम में लोग जेवीएम इंस्टॉल कर देने से वो जावा को रीड कर लेता था। इसीलिए हमारे पास जितने भी चाहे वो सेंसर बेस्ड एप्लीकेशंस हार्डवेयर आते हैं, जैसे आपका एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गए एडवांस वर्जन वाले जिसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, आपका माइक्रोवेव ओवन हो गया, गीजर हो गया जिसमें ऑटो कट ऑफ वाला फैसिलिटी हो, तो इन सब में, या वॉशिंग मशीन भी हो गई जिसमें लोड बैलेंस होता है, ऑटोमेटेड है सारा चीज फैसिलिटीज उसमें। तो जिस चीज को भी हम ऑटोमेट करना चाहे उसमें हार्डवेयर के ऊपर हमको प्रोग्रामिंग को एम्बेड करना पड़ा, दैट टर्म केम टू नोन एज एम्बेडेड सिस्टम्स। सो उसमें हम लोग जावा को यूज कर पाए, बिकॉज जावा जो था दैट वाज, उसमें एक जावा में एक टेक्निक आता है जेवीएम, जेवीएम को हम लोग को बस अपने हार्डवेयर के साथ इंस्टॉल कर देना पड़ता था, और उसमें जावा का कोई भी प्रोग्राम हम लोग रन कर सकते थे। So that was the portability that Java gained as compared to C as a language. So C is not pretty much portable language. Clear? Yes, sir. Okay. Speed, yeah. As compared to the previous generation languages, definitely it had the capability, the speed to work for a complicated problems also. Complicated problems क्या हो सकता है? तो स्क्वायर रूट निकालना, x to the power समथिंग वो कैलकुलेट करना,
और कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, केमिकल इक्वेशंस को टेस्टिफाई करना, ठीक है, वो सारे चीजों को यहाँ पे हम लोग टेस्ट कर पाते थे. नाउ सो दिस मच पॉइंट इज क्लियर राइट नाउ. और कोई बात हम लोग सी के स्पेसिफिकली इनिशियली कर सकते हैं? हाँ, 2-3 पॉइंट हम ऐड करेंगे, देन आई कंक्लूड इन 10 to 15 minutes. C is a procedural oriented programming that we have seen. Also, C is a compiler based language. ये सारी चीज आप लोगों को पहले से पता होगा. वी आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रश अप ऑल दीज थिंग्स ताकि हम लोग बेस बना करके फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर सके. सो सी इज अ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज. कंपाइलर क्या है? एनीवन? खुशी, सर वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? कि खुशी को भी हम थोड़ा चांस दें. यस सर. खुशी, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. यस, प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन जितना भी आपको पता है. So compiler is like translate source code जो written रहता है उसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे कुछ. इट ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड. सोर्स कोड जो रहता है ना रिटन, उसको हाँ, मशीन कोड और लोअर लेवल कोड में ऐसा कुछ. ओके. प्रेरणा प्रिया, वुड यू लाइक टू फिल्टर आउट यस एनीथिंग? सर. सर कंपाइलर फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ये सबसे पहले चेक करता था कि जैसा खुशी ने कहा वो भी सही है कि जो हमारा जो सोर्स कोड रखा था उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा. और दूसरा कि जो रूल्स हमारे पहले से स्पेसिफाइड रहते थे कि इस रूल और ये सब एक प्रोसीजर में जो हमारा प्रोग्रामिंग रहना चाहिए उसमें कोई सिंटेक्स एरर या कोई ऐसा एरर नहीं है, उसको डिबग करने का काम भी कंपाइलर करता था. Okay, fine. So I'll merge both of your answers. Yeah, both of you are correct somewhere down the line. Source code is there. Yes, the codes that we write are known as source code. But the problem with the source code is that वो हम लोग का high level language में. C is a high level language. So high level language are mostly user friendly language, जिसको user पढ़ के समझ सकता है. But as we all know that computer being an electronic device, a digital platform, it can only understand the language of 0 and 1, that is binary language. So we require a translator which could translate your high level language into machine language. आपके जो शब्द हैं, आपके जो instructions हैं, जिसको हम लोग पढ़ पा रहे हैं being a human, but the computer could not understand. So in order to make them recognize and understand the instructions and what needs to be done, and so that they can process the instructions and the data to generate the output and information, we required a translator. Simple. So that translator, one such translator is a compiler. So we have three types of translators. First one is compiler, second one is interpreter, and third one is assembler. Compiler, interpreter, and assembler. Let aside whatever be the role of assembler, I'll discuss about compiler and interpreter specifically because हम लोग इनको in tandem use करते हैं. मतलब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो जैसे C, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है. Python is an interpreter based language. But when we talk about Java, Java is a rarity. Java has a uniqueness, that is it is both compiler and interpreter based language. वो दोनों का पावर यूज करता है, कंपाइलर का भी और इंटरप्रेटर का भी. So what is the difference between compiler and interpreter? Okay, yes, it has stopped sharing. Never mind, हम लोग को अभी चाहिए भी नहीं है. So कंपाइलर क्या करता है और इंटरप्रेटर क्या करता है, इसको एक लाइन में अगर डिफरेंशिएट कर पाए, दोनों का रोल एक ही है, टू ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी कोड. Only difference is that let's say if I have written a program of 5 lines, so कंपाइलर क्या करता है, इन 5 लाइन को एक साथ में रीड करता है
और उसके बाद सबसे पहला काम क्या करता है, चेक करता है कि क्या किसी भी लाइन में कोई स्पेसिफिक एरर है, सिंटैक्स एरर्स जो उसके, जैसे हम लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स खोजते हैं ना इंग्लिश या हिंदी में, कहीं पे कॉमा छूट गया होगा, कहीं पे सेमीकोलन छूट गया होगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो उसी तरह से जो स्ट्रक्चर लेआउट जो डिजाइन किया गया है, कराया गया है, आई एम ऑडिबल ना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो ये जो रूल्स जो बनाए गए हैं, सिंटैक्स जो आप लोगों ने शुरू में बताया, तो वो रूल्स के हिसाब से प्रोग्राम लिखा गया है या नहीं, या कुछ छूट गया है। पहला काम वो देखता है, अगर एरर है तो वो बता देगा कि किस किस लाइन्स में एरर है। अगर एरर नहीं है तो कंपाइलर क्या करता है, एंटायर 5 लाइन का जो आपने प्रोग्राम बनाया है, पूरे के पूरे 5 लाइन को एक साथ मशीन कोड या बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इसी काम को इंटरप्रेटर क्या करता है, 1 लाइन आफ्टर अनदर, एक एक लाइन को टेस्ट करता है, देखता है पहले लाइन में कुछ एरर है, नहीं है, इसको ट्रांसफॉर्म कर दो। गो टू सेकेंड लाइन में कोई एरर है, नहीं है, इसको ट्रांसफॉर्म कर दो। थर्ड लाइन में जाओ, वहां पे कोई एरर है, हाँ थर्ड लाइन में एक एरर मिला, रुक जाओ। फोर्थ फिफ्थ सिक्स लाइन को भी नहीं टेस्ट करना है जब तक कि थर्ड लाइन क्लियर नहीं हो जाता, तो वहीं पे एरर दिखा के रोक देगा। आप उस एरर को रेक्टिफाई करते हो, अगेन आप फिर से इनिशियल वे से आप स्टार्ट करते हो, रन करते हो, और वो फिर से थर्ड लाइन में देखता है एरर रेक्टिफाई हुआ। अगर उसको लगता है कि हो गया है, वो आगे मूव ऑन करेगा, फोर्थ लाइन में अगेन एरर मिला, फिर रुक जाएगा। सो इंटरप्रेटर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइज टू फाइंड एरर्स 1 लाइन आफ्टर अनदर, 1 by 1। अगर उसको सब में जिसमें एरर नहीं मिला उसको ट्रांसफॉर्म या कन्वर्ट करता चला जाता है इनटू बाइनरी। लेकिन इसी काम को कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे लाइंस को एक साथ टेस्टिफाई करता है, जहां जहां पे एरर होगा वो बता देगा। अगर मल्टीपल एरर्स हैं, लाइन नंबर 3 में, लाइन नंबर 5 में, लाइन नंबर 7 में, तो वो बता देगा एक साथ, लाइन नंबर 3 में एरर है, 5 में एरर है, 7 में एरर है। लेकिन इसी चीज को इंटरप्रेटर 1 लाइन आफ्टर अनदर करता। इज दैट क्लियर? Yes, sir. फाइन। तो आज जो हम लोग पढ़े हैं, इफ यू आर हैविंग ए पेन और पेपर और कहीं आप इसको नोट डाउन कर सको, तो काइंडली नोट डाउन वन थिंग, अगर याद भी रख सकते हो तो वेल एंड फाइन। व्हाट इज सी? सी इज अ हाई लेवल procedural oriented programming language that is based on compiler, या that is compiler based language, ठीक है, which follows a top down approach to solve a problem. So इस डेफिनेशन में मैंने जितने भी टर्म्स यूज किए हैं, टॉप डाउन अप्रोच, पीओपी, हाई लेवल, दीज आर वेरी